माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम है। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से आप लोग इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग आज इतिहास के पहले नंबर चैप्टर का दूसरा क्लास शुरू करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। तो जितने सारे भी स्टूडेंट अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से आप लोग इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास जल्दी जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि सारे स्टूडेंट हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ जाएं। क्योंकि आज का जो यह चैप्टर है, आज का जो यह क्लास है, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास का पहला नंबर चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर का जो पहला क्लास है, यह ऑलरेडी हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। पहला क्लास जो बेसिक क्लास है, जिसमें हम आपको लुईस सोलहमा के बारे में बताए थे। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट का सारा वीडियो अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप लोग कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं। तो इसका पहला क्लास भी आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए, आज का जो यह क्लास है, यह दूसरा क्लास है, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज के इस क्लास में हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे और जो भी टॉपिक बताएंगे, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो आप लोग एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होकर के पूरे क्लास को करिएगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो नए स्टूडेंट हैं, अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी जितना भी क्लास चले, सबका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए, तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद, जो पहला नंबर चैप्टर है, कि आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। और आज हम लोग वहां से पढ़ेंगे जहां पर पिछले क्लास में हम लोग खत्म किए थे। पिछले क्लास में हम आपको कहां पर खत्म किए थे, कुछ याद है? किन्हीं लोगों को याद है? जो पिछला क्लास किए थे उनको तो जरूर याद होगा कि पिछला क्लास हम कहां पर खत्म किए थे। लुईस सोलहमा मर गया था, और लुईस सोलहमा के मरने के बाद फ्रांस में कुछ अच्छा अच्छा काम होना शुरू हो गया था। वहां तक हम आपको बताए थे। और वहां के आज आगे से बताएंगे नेपोलियन बोनापार्ट का उदय, कि नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस की राजनीति में कैसे एंट्री हुआ और वहां का गद्दी वह कैसे पाया, वहां का सम्राट वह कैसे बन गया। सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग पहले क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पहले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, क्योंकि जो नए स्टूडेंट हैं, आज पहली बार हमारे साथ क्लास में हैं, उनको भी समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बताए थे राष्ट्रवाद के बारे में, कि राष्ट्रवाद क्या होता है। जिसमें हम आपको बताए थे कि अगर देश के प्रति आपका भावना जग रहा है, देश के विकास के प्रति आपका भावना जग रहा है, यदि देश के बारे में आप सभी लोग सोचना शुरू कर रहे हैं, यानी कि एक देश में रहने वाले हर एक नागरिक, हर एक लोग अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, अपने देश के हित के बारे में सोच रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का परिभाषा हम आपको बताए थे, जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता हो। जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का अगर विकास कर रहा हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। और जिस व्यक्ति में यह भावना पनपती है ना, उस व्यक्ति को राष्ट्रवादी कहते हैं। विस्तार से हम पहले क्लास में आपको बता चुके हैं। यदि आप लोग और ज्यादा डिटेल से समझना चाहते हैं, तो जा करके समझ सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताए थे कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बारे में हम आपको बताए थे कि 1789 ईस्वी का फ्रांस की क्रांति जो हुई, वह क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई। जिसमें हम आपको बताए थे लुईस सोलहमा के बारे में। इसके बारे में बताए थे, लुईस सोलहमा के बारे में बताए थे कि लुईस सोलहमा जो था, एक बहुत ही निरंकुशवादी राजा था। यह जो राजा था लुईस सोलहमा, यह बहुत ही निरंकुशवादी राजा था। यह जनता की भलाई बिल्कुल नहीं करना चाहता था, सिर्फ अपने भोग विलास में लगा रहता था। इसके शासनकाल में जनता बहुत ही ज्यादा तबाही में जी रहा था। जो जितना भी लोग था, जितना भी प्रजा था, जनता था फ्रांस में, तो इस लुईस सोलहमा के शासनकाल में ना एकदम त्राहिमाम कर रहा था कि किसी भी तरीके से हमें इससे छुटकारा मिल जाए। क्योंकि यह हमेशा पादरी और जो कुलीन वर्ग के लोग थे ना, उसके देखरेख में लगा रहता था, अपने भोग विलास में लगा रहता था।
जनता पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था, किसान से ज्यादा लगान लिया जा रहा था, किसान का जो जमीन था ना वह सामंतों के हवाले कर दिया गया था। सामंत क्या होता है सब कुछ हम आपको पहले क्लास में बता चुके हैं। सामंत यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि एक गांव या एक कस्बे या फिर एक क्षेत्र का जितना भी जमीन होता था, जिस किसान का भी जमीन होता था, सबसे जमीन लेकर के एक व्यक्ति के अधिकार को एक व्यक्ति के अधिकार में दे दिया जाता था, एक व्यक्ति को दे दिया जाता था कि तुम इतना जमीन का देख रेख करेगा और जो भी इसका लगान होगा ना हमारे पास पहुंचाएगा। मतलब खेती करता था किसान, लेकिन पूरा अनाज जाता था किसको? राजा को। इसी व्यवस्था को कहते थे सामंती व्यवस्था। तो यह जो था ना, यह सामंती व्यवस्था लागू करके रखा था। तो जनता इससे बहुत ज्यादा परेशान था। अंत में क्या हुआ कि 1789 ईस्वी में एक क्रांति हुआ। 1789 ईस्वी में क्या हुआ भाई? एक क्रांति हुआ, सभी लोग जाग गए, सभी समाज के वर्ग जाग गए, सभी लोगों को समझाया गया, जो पढ़े लिखे लोग थे वह सभी लोगों को समझाए कि तुम्हारे साथ यह अन्याय कर रहा है। और अंत में क्या हुआ कि 1789 ईस्वी में पूरा जनता एक तरफ हो गया और इसको सब खदेड़ दिया। और खदेड़ नहीं दिया बल्कि इसको मार भी दिया। इसको तो मारा ही, इसके पत्नी को भी मार दिया। यानी कि लुई सोलहवां का अंत हो गया, लुई सोलहवां का अंत हो गया, लुई सोलहवां का। ठीक है ना? लुई सोलहवां का अंत कब हो गया? 1789 ईस्वी में। और हम आपको बताए थे कि लुई सोलहवां को गिलोटिन पर चढ़ा करके मारा था। गिलोटिन क्या होता है? तो एक लकड़ी का तख्ता होता है दरवाजे के जैसा, इसमें यहाँ पर एक छेद बना हुआ रहता है, देख लीजिए यहाँ पर एक छेद रहता है। व्यक्ति का जो मुड़ी होता है ना इसमें घुसा देता है और ऊपर से यह जो तलवार अथी लगा हुआ है, क्या इसको बोलते हैं, गड़ासी जो लगा हुआ है, यह गड़ासी ऊपर से आता है और मुड़ी काट देता है। जबरदस्ती इसमें मुड़ी दो चार आदमी मिलकर घुसा दिया, या गड़ासी आया और मुड़ी काट दिया। तो जो लुई सोलहवां था ना, इसको गिलोटिन पर चढ़ा करके मारा था। यह भी हम आपको पहले क्लास में बता दिए थे। उसके बाद हम आपको बता रहे थे कि 1789 ईस्वी का जब फ्रांस की क्रांति हुई, उसके बाद फ्रांस में क्या क्या मुख्य बदलाव किए गए। क्योंकि निरंकुशवादी राजा था लुई सोलहवां, वह तो मर गया। जाहिर सी बात है कि जब खराब राजा मर जाए तो उसके बाद बढ़िया बढ़िया काम शुरू हो जाता है। तो लोग बढ़िया बढ़िया काम शुरू कर दिए। क्या क्या किए भाई? तो नेशनल असेंबली की स्थापना किए, नया संविधान बनाए, एक समान अधिकार सभी व्यक्ति को मिला। बोला गया कि समाज में रहने वाले जितने सारे भी वर्ग हैं सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। उसके बाद सामंती व्यवस्था जो था उसको समाप्त कर दिया। यानी कि जो किसान वर्ग के लोग थे, जो किसान थे, वो वह भी अब शांतिपूर्वक जीवन बिताना शुरू कर दिए। जितना अनाज उपजाते थे अब सीधे सीधे उनको अनाज मिलने लगा। ठीक है ना? उसके बाद आंतरिक आयात निर्यात कर को जो समाप्त कर दिया गया। पहले व्यापारी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापार करने के लिए जाते थे, अनाज बेचने के लिए जाते थे, तो उनको बहुत ज्यादा देना पड़ता था, क्या? टैक्स। तो अब वह जो टैक्स था, जो कर था, वह समाप्त हो गया। नाप तौल की समान पद्धति अपनाया गया। किसी भी क्षेत्र में चल जाओ भाई, 1 किलो गेहूं लेना है तो इतना सा ही चढ़ेगा, चाहे तू फ्रांस के किसी कोने में चल जाओ। पहले क्या था? अलग अलग नाप तौल की पद्धति थी, उसको समाप्त कर दिया गया। फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया कि पूरे फ्रांस में एक ही भाषा बोला जाएगा। एक ही भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया गया। वह कौन सा भाषा था? तो फ्रेंच भाषा। और अपना एक अलग राष्ट्रगान बना दिया गया, यानी कि फ्रांस का एक अलग पहचान दे दिया गया। ठीक है? यहां तक हम आपको कंप्लीट करवा दिए थे, यहां तक हम आपको कंप्लीट करवा दिए थे। साथ ही साथ आपको यह भी बता दिए थे कि सामंतवाद क्या है, मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं, सर्वहारा वर्ग से क्या समझते हैं, साम्राज्यवाद क्या है, यह सब कुछ हम आपको बता दिए थे। और इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहां से आपका असली कहानी शुरू होता है। ठीक है ना? असली जो आपका स्टोरी है ना, आज का दूसरा क्लास का, जो यहां से शुरू होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बस आप लोग ध्यान से सुनिए। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही शार्प माइंड का था। ठीक है ना? बहुत ही शार्प माइंड का था। एक मतलब समझिए कि बहुत अच्छा व्यक्ति भी था। ठीक है ना? बहुत अच्छा व्यक्ति था। यह क्या था कि जिस समय फ्रांस की क्रांति हो रही थी, जिस समय 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई, तो 1789 ईस्वी में यह फ्रांस का सेनापति था। क्या था भाई? तो फ्रांस का सेनापति था। फ्रांस में जितने सारे भी सेना थे ना, सबका यह क्या था? तो सेनापति था। ध्यान रखिएगा, यह क्या था? तो फ्रांस का सेनापति था। और सेनापति भी वैसा वैसा नहीं था, बहुत ही तेज तर्रार सेनापति था। और ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में सबसे महान सेनापतियों में इसका गिनती होता है।
इतिहास में सबसे महान सेनापतियों में नेपोलियन बोनापार्ट का गिनती होता है। यानी कि जिस क्षेत्र में भी जाता था ना, अपना नाम रोशन कर देता था, अपना छाप छोड़ देता था, ऐसा व्यक्ति था। ठीक है ना, बहुत तेज तर्रार आदमी था। इसमें एक कला जबरदस्त था, यह अपने बातों से लोगों को प्रभावित कर लेता था। ठीक है ना, जैसे आज के जमाना में देखते हैं ना कि जब नरेंद्र मोदी भाषण देता है तो सब हो रे करना शुरू कर देता है, हाँ मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। वैसी जब ये बोलता था, नेपोलियन बोनापार्ट जब बोलता था, जब यह भाषण देता था, जब यह लोगों के बीच जाकर के लोगों को समझाता था, तो सब जोश और जज्बा से भर जाता था। सबको लगता था कि वाह क्या आदमी है, यह जो बोल रहा है 100% सही बोल रहा है, यह जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, हमारे हित के बारे में सोच रहा है। इस प्रकार का एक समझिए कि इसमें आर्ट था, एक कला था जो कि जबरदस्त था, और अपने इसी आर्ट के बदौलत, अपने इसी कला के बदौलत यह लोगों पर राज किया। आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। ठीक है ना, तो 1789 ईस्वी में क्या था भाई, तो फ्रांस के सेनापति था, फ्रांस का जो सैनिक था उस सब का सेनापति था, यानी कि सेनाओं का हेड था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन इसके मन में एक खलबली मच रहा था। कौन सा खलबली मच रहा था? कि किसी भी तरीके से हमें फ्रांस की राजनीति में एंट्री मारनी है, किसी भी तरीके से हमें फ्रांस की राजनीति में घुसना है और हमें गद्दी तक पहुंचना है, यानी कि हमें राजा बनना है। मतलब राजा बनने का सपना तो यह देख चुका था, और इसके लिए अच्छा मौका भी था, क्योंकि फ्रांस में क्रांति हुई थी, अभी कोई राजा था नहीं। जो बढ़िया काम करता वह राजा बन जाता, जो जनता के हित में बोलता वह राजा बन जाता। और ऐसा काम ही शुरू कर दिया कि अभी तो फ्रांस में कोई राजा है नहीं, लोग ऐसे ही शासन कर रहे हैं, अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम और थोड़ा सा अच्छा काम करके लोगों के दिल में जगह बना ले और यहाँ का राजा बन जाए। इस प्रकार का भावना इसमें था, और इसी भावना को लेकर के यह क्या किया कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजनीति में एंट्री कर गया। 1789 ईस्वी में जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है ना, 1789 ईस्वी में ही फ्रांस की क्रांति हुई, और यह मौका उसको अच्छा लग गया कि यही तो मौका है कि मौका पर चौका मार दें, और यह 1789 ईस्वी में राजनीति करना शुरू कर दिया, यानी कि फ्रांस की राजनीति में इंटर कर गया। ठीक है, फ्रांस की राजनीति में घुस गया, फ्रांस की राजनीति में तो घुस गया। लेकिन चलिए थोड़ा सा पहले आपको हम बता देते हैं इसके जीवनी के बारे में। ठीक है ना, राजनीति में तो हम लोग घुसा दिए, लेकिन जाने नहीं कि इसका जन्म कब हुआ था, इसका बचपन का क्या नाम था भाई। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। डेट आप लोगों को याद रहेगा ना, 15 अगस्त 1769। 1769 बस आपको ध्यान रखना है। बाकी इतना ध्यान रखिएगा कि जिस तारीख को हमारा देश आजाद हुआ था, उसी तारीख को नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म भी हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। हमारा देश भी कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1945 को, लेकिन डेट तो सेम है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। और ध्यान रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट का बचपन का नाम था नेपोलियन दी बोनापार्टे। नेपोलियन दी बोनापार्टे, नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन का नाम था नेपोलियन दी बोनापार्टे। ठीक है, चलिए आपको हम अभी बताए कि जिस समय फ्रांस की क्रांति हो रही थी, यानी कि फ्रांस की क्रांति में सेनापति के रूप में काम कर रहा था, सेनापति के रूप में काम कर रहा था, अभी हम आपको बताए। और इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता है। इतिहास में विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक है ना, और जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई, इसको अच्छा मौका मिल गया, और यह क्या किया, 1789 ईस्वी में ही फ्रांस की राजनीति में प्रवेश कर गया। 1789 में, और संघर्ष करता रहा, लोगों की सेवा करता रहा, जनता के हित में बात करता रहा, जनता की भलाई करता रहा, फ्रांस के बारे में अच्छा अच्छा सोच विचार करने लगा, फ्रांस का विकास करने लगा, और लोगों के दिल में जगह बना लिया, लोगों के दिल में जगह बना लिया। ठीक है ना, लोग सोचने लगे कि हाँ भाई राजा हो तो ऐसा हो, यह बढ़िया काम कर रहा है, इसको राजा बनना चाहिए। ठीक है ना, अगर यह राजा बन जाए तो बहुत अच्छा काम करेगा फ्रांस के लिए, फ्रांस को आगे बढ़ाएगा। ठीक है ना, यानी कि लोगों के दिल में ना देश के प्रति भावना जगने लगा, और जब देश के प्रति भावना जगने लगे, इसी को तो राष्ट्रवाद कहते हैं। देश के प्रति जब भावना जगना शुरू हो जाए तो इसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। और नेपोलियन वही काम कर रहा था, यानी कि राष्ट्रवाद को जगा रहा था।
ठीक है ना, राष्ट्रवाद को जगा रहा था। एक चीज इसमें बहुत जबरदस्त किया कि जब बढ़िया काम किया फिर भी राष्ट्रवाद जगा, जब खराब काम किया फिर भी राष्ट्रवाद जगा। कुछ बढ़िया काम किया था तो कुछ खराब काम भी किया था, क्योंकि इसमें घमंड आ गया था। आगे हम आपको बताएंगे, बड़े अच्छे तरीके से बताएंगे। कहानी बड़ा जबरदस्त है, बस आप लोग सुनते जाइए, समझते जाइए ध्यान से, कहानी बड़ा जबरदस्त है, ठीक है ना। तो 1779 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजनीति में प्रवेश कर गया, और ठीक 15 साल के बाद, कितने साल के बाद भाई, 15 साल के बाद, यानी 1804 ईस्वी में, डेट अगर हम आपको बताएं तो 18 मई 1804 ईस्वी में वह सम्राट बन गया, यानी राजा बन गया। 1789 में राजनीति में प्रवेश किया, और 1804 ईस्वी में ठीक 15 साल के बाद क्या हुआ, वह सम्राट बन गया। और जब राजा बन गया तब तो पूरा पावर उसके पास आ गया, अब तो राजा ही बन गया भाई, अब जो बोलेगा वह कानून बन जाएगा। तो जब यह राजा बन गया तो बोला कि पहले तो भाई लुई सोलहवां का शासन था, ठीक है ना, लुई सोलहवां राज कर रहा था, और वह तो बड़ा खराब राजा था, निरंकुशवादी था। तो उसके शासन काल में जो भी नियम कानून था, वह नियम कानून हमारे शासन काल में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारा शासन करने का तरीका अलग है और वो सबका शासन करने का तरीका अलग था। हम कुछ बढ़िया काम करना चाहते हैं, ठीक है ना, इसलिए हमारा कानून भी अलग रहेगा, हमारा संविधान भी अलग रहेगा, मतलब हमारा सारा नियम कानून अलग रहेगा, हम नए तरीके से बनाएंगे। और जब यह राजा बन गया तो अपना एक अलग कानून बनाया, पहले जितना सारा भी कानून था ना सबको हटा दिया और अपना एक अलग कानून बनाया। और ध्यान रखिएगा कि नेपोलियन के द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं नेपोलियन संहिता। नेपोलियन के द्वारा बनाए गए कानून को नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछ दे कि नेपोलियन संहिता क्या है, तो आप लोगों को यही बताना है कि 18 मई 1804 ईस्वी, 18 मई 1804 ईस्वी में जब नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट बना, तो सम्राट बनते के साथ ही नेपोलियन ने अपना एक अलग कानून बनाया, और उस कानून को ही कहते हैं नेपोलियन संहिता। समझ में आ गया? तो नेपोलियन संहिता के बारे में अब तो आप लोग बिल्कुल मत गड़बड़ाइएगा, और हर एक वर्ष पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो नेपोलियन संहिता के बारे में अब तो याद रहेगा ना? जी हाँ सर, बिल्कुल याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, पढ़ने में तो मजा आ रहा होगा, कमेंट करके जरा बताइए, तो कमेंट करके जरा जल्दी से बताइए, तो पढ़ने में तो पूरा मजा आ रहा होगा। बहुत बढ़िया, सुमित, विकास, सोनू, मनीष, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मजा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया, इसी तरीके से मजा आएगा। बस आप लोग पूरा चैप्टर पढ़िए ना, जबरदस्त लगेगा। तो नेपोलियन अपना एक अलग कानून बनाया, जिसका क्या नाम था भाई? नेपोलियन संहिता नाम था। तो नेपोलियन संहिता तो आप लोग देख लिए कि नेपोलियन का अलग कानून बना। अब उस कानून में क्या क्या था भाई? सिर्फ कहने के लिए बढ़िया, कुछ बढ़िया रहेगा तब ना, क्या क्या बढ़िया चीज था। तो अब चलिए देख लेते हैं हम लोग कि नेपोलियन आखिर कौन कौन सा अच्छा काम किया था, नेपोलियन कौन कौन सा अच्छा कानून बनाया। तो सबसे पहला ध्यान रखिएगा, सबसे पहला नेपोलियन के द्वारा किए गए कुछ काम, या फिर कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का क्या योगदान रहा, ठीक है ना। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहले तो पूछेगा कि नेपोलियन के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कामों को लिखें। दूसरा पूछेगा नेपोलियन का राष्ट्रवाद के प्रसार में क्या योगदान था। दोनों क्वेश्चन का जवाब सेम ही होगा, बस क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वह अलग अलग होगा। तो सबसे पहला काम किया कि विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। विशेषाधिकार क्या होता है? पिछले दिन भी हम आपको बताए थे, आप लोगों को याद होगा जो पिछला क्लास किए होंगे। विशेषाधिकार नाम से ही आपको लग रहा है कि विशेष अधिकार, यानी विशेष अधिकार। विशेष अधिकार किसको मिलता था? आप लोगों को कुछ नॉलेज है क्या? विशेष अधिकार अपने अनुमान से जरा बताइए, तो विशेष अधिकार किसको मिलता होगा? जैसे अभी के समय में आप लोग देखते हैं, जैसे मान लिया जाए कि अभी कहीं आप लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, ठीक है ना, वैसा मंदिर जहां पर पूरा भीड़ भाड़ रहता हो, बहुत ज्यादा आदमी रहता हो, तो जब वहां पर आप लोग भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो नंबर से जाते हैं। जैसे बाबा धाम चल गए शंकर भगवान का दर्शन करने के लिए, ठीक है ना, विंध्याचल चल गए, तो वहां पर नंबर लगा होता है, सब आदमी नंबर में लगल है, और धीरे धीरे एक एक डेग करके बढ़ रहा है, और 2 घंटा 4 घंटा नंबर में लगता है, तब भगवान का दर्शन हो पाता है। उसी बीच आप लोग देखते होंगे कि अगर कोई वीआईपी आ जाए, कोई मंत्री आ जाए, कोई नेता आ जाए, कोई बड़ा बिजनेसमैन आ जाए, तो उस सब के लिए अलग व्यवस्था होता है।
जैसी गाड़ी से उतरेगा ना, 5 को आदमी मिल गए, साइड हटो जी, साइड हटो, साइड हटो, सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, साइड हटो। इस प्रकार से करते करते वह सबसे आगे चल जाएगा। आप लोग जो आम आदमी हैं वह लाइन में लगल रह जाएंगे, और जो वीआईपी लोग होंगे ना वह जाएंगे और भगवान के दर्शन कर करके तुरंत वापस भी हो जाएंगे। 2 मिनट में गए और 2 मिनट में वापस आ गए, ठीक है ना। तो उसी को कहते हैं वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वीआईपी। वीआईपी का फॉर्मूला, फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो पहले तो वीआईपी शब्द कोई नहीं जानता था, पहले विशेषाधिकार होता था, यानी कि वैसे व्यक्ति को विशेष अधिकार मिला हुआ है। वैसे व्यक्ति जिनके पास ज्यादा रुपया पैसा है, जो सामंत वर्ग के लोग हैं, जो जमींदार हैं, जिनके पास ज्यादा जमीन है, उनको विशेष अधिकार मिलता था कि आपके लिए कोई नंबर तंबर नहीं लगेगा भाई, आपको विशेष अधिकार है, आपका काम पहले होगा। तो जब नेपोलियन बोनापार्ट राजा बना तो कहा कि कोई विशेषाधिकार नहीं रहेगा, चाहे गरीब आदमी रहे चाहे अमीर आदमी रहे, सब एक समान जिंदगी जिएगा, सबके लिए समान ही नियम कानून रहेगा। ऐसा नहीं कि जिसके पास रुपया पैसा ज्यादा है उसको विशेष अधिकार, कोई विशेषाधिकार नहीं रहेगा। और नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया कि विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहला कानून तो यही बनाया। अब बताइए बढ़िया कानून था कि नहीं था? नेपोलियन के द्वारा बनाया गया यह जो कानून था, यह बढ़िया कानून था कि नहीं? बिल्कुल बढ़िया कानून था, क्योंकि इससे जो गरीब लोग थे और जो अमीर लोग थे दोनों में समानता आ गया, ठीक है ना। दोनों में जो भेदभाव था ना, जो गरीब को लोग डरा करके रखते थे, नीचे मतलब दबा करके रखते थे, वह खत्म हो गया, विशेष अधिकार खत्म हो गया। उसके बाद अगला कानून बना कि यातायात के साधन और सुगम कर दिया जाए, सस्ता कर दिया जाए। यातायात के साधन से क्या असर पड़ता था भाई? तो जो व्यापारी थे, जो बिजनेसमैन थे, जो अनाज का मुख्य रूप से व्यापार करते थे, तो वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जा करके करते थे, क्योंकि जिस क्षेत्र में जो चीज उपज रहा है वहां तो उसका असली भाव नहीं मिलेगा। अगर उसको बाहर ले जा करके बेचेंगे तो उसका रेट ज्यादा होगा, उसका कीमत ज्यादा होगा, वह महंगा बिकेगा। तो पहले व्यापारी क्या करते थे ना कि जो भी खाने पीने वाला सामान उपजता था, जैसे आलू हो गया, गाजर हो गया, धान, गेहूं, चना, मसूर, कुछ भी उपजता था, तो उसको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जा करके बेचते थे। उससे क्या होता था कि अच्छा खासा उनका कीमत मिल जाता था। लेकिन जब लुई 16वां का शासनकाल था, या फिर कह सकते हैं कि नेपोलियन के शासनकाल के पहले बहुत महंगा यातायात था। इससे क्या होता था, कोई सामान अगर हम बिहार से कहीं और ले जा रहे हैं, जैसे बिहार से झारखंड ले जा रहे हैं, बिहार से छत्तीसगढ़ ले जा रहे हैं, तो क्या होता था, भाड़ा ही इतना ज्यादा लग जाता था कि वहां जाते जाते जो सामान बिकना चाहिए 20 रुपए किलो, वहां जाते जाते हो जाता था 40 रुपए किलो, महंगा हो जाता था। क्योंकि भाड़ा तो जोड़ देगा व्यापारी, जो व्यापारी है वह गाड़ी भाड़ा किस पर जोड़ेगा? अपना सामान पर ही न जोड़ेगा। तो क्या हो जाता था, सस्ता सामान भी महंगा हो जाता था। तो इसलिए नेपोलियन क्या किया कि यातायात के जो साधन था ना उसको सुगम कर दिया, एक तो आसान कर दिया और दूसरा सस्ता कर दिया, ठीक है ना। यातायात के साधन को सस्ता कर दिया। उसके बाद संचार व्यवस्था को अच्छा और सुगम बना दिया। संचार व्यवस्था को, पहले तो मोबाइल नहीं था कि आदमी बातचीत करता था, टेलीफोन नहीं था, पहले क्या था भाई कि पत्र लिखो और वह पहुंचेगा। लेकिन पहले क्या था कि पत्र लिखना और पहुंचाना बहुत ज्यादा महंगा था। महंगा इसलिए था क्योंकि राजा जान करके महंगा करके रखता था। क्यों? क्योंकि आपस में एक दूसरे लोग कनेक्ट न रहे, अगर कनेक्ट रहेंगे तो हमारे खिलाफ बातचीत करेंगे। इसलिए जो लुई 16वां सब राजा था ना, ये सब बहुत महंगा करके रख दिया था संचार व्यवस्था को। लेकिन नेपोलियन कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब लोगों में राष्ट्रवाद का विकास जगाना है तो लोगों को आपस में जुड़ना पड़ेगा, आपस में एक दूसरे से बातचीत होगा तब ना लोग बातचीत करेंगे कि हाँ भाई ऐसा है, ऐसा है, देश का विकास होना चाहिए। तो लोगों को बातचीत करना जरूरी है, लोगों को आपस में मिलना जुलना जरूरी है। तो इसलिए क्या किया कि संचार व्यवस्था को अच्छा कर दिया और सुगम बना दिया, सस्ता भी कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया। नेपोलियन बोनापार्ट सबसे महत्वपूर्ण काम किया कि आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया। आर्थिक असमानता मतलब किसी के पास मान लिया जाए कि 100 बीघा जमीन है, किसी के पास कितना जमीन है भाई? 100 बीघा जमीन है। और कोई गरीब बेचारा है जिसके पास जमीन मतलब है ये नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है। तो नेपोलियन क्या किया कि यह 100 बीघा वाला जो आदमी था ना, इससे जमीन ले करके गरीबों में बांट दिया, ठीक है ना। सस्ता जमीन लिया और लेकर के क्या किया, गरीबों को दिया।
या फिर गरीबों को जबरदस्ती भी दिलवाया कि नहीं तुम 100 बीघा के मालिक होगा और इसके पास बेचारा खाने के लिए भी नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। कम से कम इसको उतना भर जमीन दो कि ताकि यह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सके, अच्छे से यह खाना पीना खा सके, ठीक है ना। तो क्या किया कि जिसके पास ज्यादा जमीन था, 100 बीघा जमीन था, 200 बीघा जमीन था, जो जमींदार आदमी था, उससे यह जमीन लेकर के गरीबों को दिया, ताकि अमीर गरीब एक समान हो जाए, दोनों के बीच कोई भेदभाव न रहे। इस प्रकार का यह काम किया, ठीक है ना। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। इससे क्या हुआ कि आर्थिक असमानता दूर हो गया, आर्थिक असमानता दूर हो गया। उसके बाद अगला काम किया कि सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सामंती व्यवस्था मतलब हम आपको बताए थे कि एक सामंत रहता था जो एक क्षेत्र के पूरे जमीन पर कब्जा किए हुए रहता था, और उस क्षेत्र में जो कुछ भी अनाज उपजता था सब बोलता था कि हमारे पास ला करके जमा करेगा और हम उसका बंटवारा करेंगे कि इसमें से राजा को कितना जाएगा और तुमको कितना मिलेगा। सामंत यह काम करता था, मतलब जमीन किसान का, किसान मेहनत करे और मेहनत करने के बाद जो अनाज उपजे ना वह किसके पास चल जाए भाई? तो सामंतों के पास चल जाए। तो इस प्रकार के व्यवस्था को समाप्त कर दिया। जो नेपोलियन बोनापार्ट था वह बोल दिया कि कोई सामंत उमंत नहीं रहेगा, किसान मेहनत करता है, किसान का जमीन है, तो अनाज भी किसका होगा भाई? तो किसान का होगा, अनाज भी किसान का होगा, बीच में कोई दलाल नहीं रहेगा। सामंत क्या था? एक तरह से राजा का दलाल था। सामंत जिसको हम कह रहे हैं एक तरह से राजा का दलाल था, राजा के लिए काम करता था, ठीक है ना। तो यह सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उसके बाद सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया, सभी नागरिकों के लिए, चाहे वीआईपी रहो चाहे वीवीआईपी रहो, चाहे तुमको विशेषाधिकार मिले, विशेषाधिकार को तो खत्म कर दिया। यानी सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, जो अमीर रहे उसको भी, जो गरीब रहे उसको भी, जिसके पास खूब रुपया पैसा है उसको भी, जिसके पास रुपया पैसा नहीं है उसके लिए भी सेम कानून। सभी लोगों को एक समान कानून का पालन करना ही पड़ेगा, नेपोलियन ने ऐसा कह दिया, ठीक है ना। यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया। और सबसे लास्ट में और सबसे मुख्य काम किया कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर दिया। शिक्षा व्यवस्था में पहले के जो राजा थे, जो नेपोलियन से पहले राज कर रहे थे, यह लोगों को पढ़ने ही देना नहीं चाहते थे। यह सोचते थे कि अगर यह पढ़ लेगा ना तो हमारे खिलाफ बोलेगा, अगर पढ़ लेगा तो जान जाएगा, अरे ये अच्छा लुईस सोलामा हमारा राजा है तो बड़ा खराब काम कर रहा है, लोगों के लिए तो काम नहीं कर रहा है, लोगों के हित में काम नहीं कर रहा है, तो यह क्या करेगा भाई? हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो सबसे अच्छा उपाय है इसको पढ़ने ही मत दो, इसको शिक्षित ही होने मत दो। न शिक्षित होगा, न इसका दिमाग चलेगा, न हमारे बारे में सोचेगा। लेकिन नेपोलियन ने ऐसा नहीं किया। नेपोलियन कहा कि नहीं, पढ़ने का अधिकार सबको है, ठीक है ना। अगर फ्रांस में विकास होना है तो इसके लिए लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या किया कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया। जो बच्चे गरीब थे उसको भी स्कूल भेजना शुरू कर दिया कि नहीं तुम भी पढ़ो, जो अमीर के बच्चे थे वह तो पहले से पढ़ ही रहे थे, ठीक है ना। तो क्या किया कि शिक्षा में सुधार किया। तो जब नेपोलियन सम्राट बन गया, जब नेपोलियन राजा बन गया, तो मुख्य रूप से यह सब काम किया, यह सब काम किया और लोगों के दिल में जगह बना लिया। अब आप ही लोग बताइए, कोई भी इसमें खराब काम है? सब काम लग रहा है कि वाह नेपोलियन तो बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, बेजोड़ काम किया है, इसको तो राजा बनने लायक काम किया, सच में अच्छा राजा था। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, तो बिल्कुल सही बात है। नेपोलियन ऐसा ही काम कर रहा था कि बहुत ही अच्छा काम था कि जिससे समाज का भलाई हो, फ्रांस का भलाई हो, देश का भलाई हो, ऐसा ही काम कर रहा था, ठीक है ना। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, लोगों के दिल में यह जगह बना लिया। लोग बोलना शुरू कर दिए कि राजा हो तो नेपोलियन के जैसा, ठीक है ना, राजा हो तो नेपोलियन के जैसा। अगर ऐसा राजा अगर सब क्षेत्र में रहे ना तो सब क्षेत्र विकास कर जाए। तो फ्रांस के लोग तो यह बोलना शुरू कर दिए, ठीक है ना। फ्रांस के लोग, फ्रांस में रहने वाले लोग यह बोलना शुरू कर दिए कि राजा हो तो किसके जैसा भाई? नेपोलियन के जैसा। साथ ही साथ फ्रांस के अगल बगल वाले लोग, जैसे मान लिया जाए कि यह कौन सा भाई, यह फ्रांस है, ठीक है ना, मान लिया जाए यह फ्रांस है, ठीक है। तो इसके अगल बगल वाले जो देश थे, यह देश के लोग भी बोलना शुरू कर दिए कि भाई हमारे यहाँ भी राजा नेपोलियन के जैसा ही होना चाहिए। फ्रांस के अगल बगल वाले देश भी, अगल बगल वाले क्षेत्र भी यह बोलना शुरू कर दिए कि राजा हो तो नेपोलियन के जैसा। भगवान करे हमारे पास में नेपोलियन जैसा ही राजा हो जाए, या फिर भगवान करे कि हमारे क्षेत्र में भी नेपोलियन ही आ जाए। इस प्रकार का लोग अपने मन में भाव रखने लगे, ठीक है ना। लेकिन मन में भाव रख रहे थे,
अच्छी बात है, लेकिन चूंकि वहां दूसरे राजा का शासन चल रहा था, दूसरे राजा राज्य कर रहे थे, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता था कि नेपोलियन जाकर के वहां राज्य करे। इसके लिए तो फिर हो जाएगा भाई कि जाके युद्ध करना पड़ेगा, जबरदस्ती उससे राज्य हासिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नेपोलियन कुछ ऐसा ही कर रहा था, ठीक है ना। नेपोलियन फ्रांस में अपना बेजोड़ तरीके से शासन चला रहा था और फ्रांस का विकास कर रहा था, लेकिन विकास करते करते इसके मन में कुछ भाव आ गया, इसके मन में कुछ भाव आ गया। इसको लगने लगा कि लगता है कि भगवान हमको इसीलिए भेजे हैं कि जा करके तुम नीचे धरती का विकास कर दो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि फ्रांस का विकास कर दो, जा करके तुम धरती का ही विकास कर दो, पूरी दुनिया का विकास कर दो। इसके मन में ऐसा भाव आया, ठीक है ना। यह सोचने लगा कि लगता है कि हमको भगवान इसीलिए भेजे हैं। तो जब हमको भगवान इसी काम के लिए भेजवे किए हैं, तो सिर्फ फ्रांस का ही हम क्यों विकास करें भाई। फ्रांस के अलावा भी जितने सारे भी राष्ट्र हैं अगल बगल के, सबका विकास कर देते हैं, ठीक है ना। सब पर अपना कब्जा कर लेते हैं, सब पर अपना शासन चलाते हैं। इस प्रकार का मन बना लिया, इस प्रकार का भाव इसके अंदर आना शुरू हो गया, और यहीं से उसका कुपरिणाम निकला, ठीक है ना। हालांकि इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा आगे विस्तार से बताएंगे, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर यहाँ पर जो भी चीज आप देखे कि नेपोलियन अच्छा काम किया, लोग नेपोलियन के बारे में अच्छा बोलना शुरू कर दिए कि अब हमारे देश का विकास हो रहा है। और जब सब आदमी मिल करके यही बोले कि अब हमारे देश का विकास हो रहा है, यानी कि सब आदमी अब देश के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो उसी को तो राष्ट्रवाद कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, कि सब आदमी अपने देश के बारे में सोच रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन यह भी पूछ देता है कि राष्ट्रवाद के विकास में सहायक जो पॉइंट था, या फिर कह सकते हैं कि सहायक तत्व कौन कौन है। राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व कौन कौन है, बताइए आप लोग। बहुत ही सिंपल है, अभी तो हम आपको बताए। तो राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व यानी कि कहां से राष्ट्रवाद जगा, आखिरकार यही ना पूछ रहा है कि सहायक तत्व कौन कौन है, यानी कि राष्ट्रवाद कहां से जगा, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित सहायक तत्व है। सबसे पहला जो कुलीन वर्ग के लोग थे, सामंत थे और सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत प्रभावी थे। जो कुलीन थे, जो सामंत थे, वह सामाजिक और आर्थिक रूप से एकदम प्रभावी थे, यानी कि समाज को बर्बाद करके रख दिए थे। कौन, तो सामंतों लोग। तो यहां से राष्ट्रवाद फूटा। सबसे पहले सामंतों के खिलाफ लोग जाना शुरू हो गए कि सामंत भाई जो नियम लगा रहा है बिल्कुल गलत नियम है। बताओ, हम खेत में मेहनत करते हैं और पूरा अनाज सामंत ले जाता है। तो यहां से राष्ट्रवाद पर अपना शुरू हो गया। तो पहला कारण तो यह हो जाएगा कि सहायक तत्व कौन है भाई, तो जो कुलीन वर्ग है, सामंत का सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत प्रभावी होना, पहला कारण। उसके बाद मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग में कौन कौन से लोग आते थे, ध्यान रखिएगा। मध्यम वर्ग यह सबसे मजबूत कड़ी है जिसने राष्ट्रवाद के विकास को जगाया। मध्यम वर्ग सबसे मजबूत कड़ी है जिसने राष्ट्रवाद के विकास को जगाया, क्योंकि इस मध्यम वर्ग में सिर्फ पढ़े हुए लोग आते थे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं ना, वह किस में आते थे, मध्यम वर्ग में। जैसे इस वर्ग में कौन कौन से थे भाई, सरकारी नौकरी करने वाले मुख्य रूप से कह सकते हैं, जैसे मास्टर हो गए, मास्टर, उसके अलावा वकील हो गया, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि मध्यम वर्ग में सिर्फ शिक्षित लोग आते थे, अधिकांश शिक्षित लोग आते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे। और यही मध्यम वर्ग क्या किया, कि सभी लोगों को समझाने का प्रयास किया। यही मध्यम वर्ग के लोग सभी लोगों को समझाने का प्रयास किया कि अब देश के बारे में सोचना पड़ेगा, राजा हम पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है। यही मध्यम वर्ग के लोग थे। तो राष्ट्रवाद के विकास में सहायक जो महत्वपूर्ण तत्व है वह कौन है, तो मध्यम वर्ग के लोग हैं। तो दूसरा जो हम लोग कारण लिखेंगे कि राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व वह कौन सा हो जाएगा भाई, तो मध्यम वर्ग का उदय। उसके बाद नेपोलियन क्या किया था कि जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक करवाता था। नुक्कड़ नाटक क्यों करवाता था, जैसे अभी आप लोग जानते होंगे कि किसी भी चीज के बारे में बताना रहे, जैसे अभी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो स्वच्छ भारत के लिए क्या होता है, जगह जगह पर खेल तमाशा होता है, नुक्कड़ नाटक सरकार की तरफ से करवाया जाता है कि नाटक के जरिए, ड्रामा के जरिए लोगों तक यह पहुंचाना है कि अपने देश को साफ सफाई
साफ सफाई में रखें, ठीक है ना, गंदा ना करें, साफ सफाई में जीना सीखें। यह किसके कारण होता है? नुक्कड़ नाटक कर करके लोग बताते हैं। तो नेपोलियन क्या करवाता था ना कि नुक्कड़ नाटक और खेल ड्रामा के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता था। नेपोलियन ऐसा एक नियम बनाया था कि कुछ आदमी को डिप्यूट कर दिया था, कुछ आदमी को काम पर लगा दिया था कि तुम लोगों का काम है ना कि लोगों के बीच में जाना है, भीड़ लगाना है, जहां पर देखो कि ज्यादा भीड़ है वहां पर जाकर के नाटक करो, ड्रामा करो और लोगों को यह सिखाओ, लोगों को यह सिखाओ कि अपने देश के बारे में बताओ, लोगों को सिखाओ कि हमारा देश विकास होना चाहिए, हमारे देश में जो पहले राजा थे वह गलत काम कर रहे थे, हमारा देश इस रास्ते पर जाना चाहिए लेकिन राजा इस रास्ते पर ले जा रहा है। इस प्रकार से लोगों को समझाओ, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति उसे समझाओ और उसके मन में राष्ट्र के प्रति भावना जगाओ, ठीक है ना, राष्ट्र के प्रति भावना जगाओ। और यह किस चीज के जरिए हो रहा था? नुक्कड़ नाटक और खेल ड्रामा के जरिए। और ध्यान रखिएगा कि नुक्कड़ नाटक और खेल ड्रामा के जरिए लोगों के दिल में, लोगों के मन में जो राष्ट्रवाद के प्रति भावना जगाया जा रहा था, इसको क्या कहते हैं? रूमानीवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? रूमानीवाद कहते हैं। तो कभी कभी परीक्षा में यह भी क्वेश्चन पूछ देता है कि रूमानीवाद क्या है, ठीक है ना, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि रूमानीवाद क्या है। तो इसका परिभाषा यही होगा, इसका जवाब यही होगा कि नुक्कड़ नाटक और खेल ड्रामा के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रूमानीवाद कहते हैं, ठीक है ना। तो रूमानीवाद समझ गए ना आप लोग कि देश के प्रति लोगों का भावना बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक, खेल ड्रामा करवाया गया, इसी को क्या कहते हैं भाई? तो इसी को रूमानीवाद कहा जाता है। तो यहां तक तो आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रवाद तो लोगों के बीच में पनप रहा था, राष्ट्रवाद लोगों के बीच में तो अच्छे तरीके से पनप रहा था, लोग राष्ट्रवादी होते जा रहे थे। तो आदमी तो सब अलग अलग तरीके का होता है ना, कोई बिजनेसमैन है, कोई नौकरी करने वाले लोग हैं, बहुत तरह का आदमी होता है, कोई दुकान चलाने वाले लोग हैं। किसी का मन है कि नरेंद्र मोदी राजा बने, तो किसी का मन है कि नहीं भाई राहुल गांधी राजा बने। आदमी तो सब तरह का होता है, कोई बीजेपी का सपोर्टर, कोई कांग्रेस का सपोर्टर। तो उस जमाने में भी ऐसा ही था, राष्ट्रवाद का विकास तो हो रहा था, लेकिन कुछ लोग ऐसा थे जो अलग तरीके से राष्ट्रवाद कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो अलग तरीके से राजनीति कर रहे थे, अलग तरीके से राष्ट्रवाद की भावना अपने अंदर जगा रहे थे। और वैसे व्यक्तियों को हम कहते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद, उदारवादी राष्ट्रवाद। और उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? उदारवादी राष्ट्रवादी, ठीक है ना। भावना जो जग रहा था उसको कहेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद, और जिस व्यक्ति के अंदर यह भावना जग रहा था उसको उदारवादी राष्ट्रवादी कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यह जो उदारवादी लोग थे ना, यह आर्थिक समानता पर ज्यादा बल देते थे। आर्थिक समानता यानी कि अमीर और गरीबी में कोई भेदभाव ना हो, गरीबों को हे दृष्टि से न देखा जाए, गरीबों को दबा करके न रखा जाए, आर्थिक रूप से सब लोग बराबर हों, ठीक है ना। तो यह जो उदारवादी थे, यह मुख्य रूप से आर्थिक समानता पर बल देते थे। तो अगर परीक्षा में पूछ दे कि उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो आपको यही बताना है कि उदारवादी एक अलग विचारधारा के लोग थे जो आर्थिक समानता पर बल देते थे। किस चीज पर भाई? तो आर्थिक समानता पर बल देते थे। जैसे समाज में रहने वाले सब लोग थे, देश के प्रति सोच रहे थे अलग तरीके से, कोई सामाजिक तरीके से, कोई आर्थिक तरीके से, कोई राजनीतिक तरीके से, लेकिन जो सिर्फ आर्थिक तरीके से सोच रहे थे उसको बोला गया उदारवादी राष्ट्रवाद, ठीक है ना। उदारवादी राष्ट्रवाद के तहत आर्थिक समानता के आधार पर गरीबों को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया, ठीक है ना। उदारवादी राष्ट्रवाद के तहत आर्थिक समानता के आधार पर गरीबों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको किसी भी तरीके से आगे बढ़ाया जाए आर्थिक रूप से, ठीक है ना। जिसमें अभी हम आपको बताए कि जिसके पास ज्यादा जमीन है उसे जमीन लेकर के गरीबों को दे दो, वहां से भी एक काम हुआ। तो इस तरीके से आर्थिक आधार पर गरीबों को बढ़ाने का काम किया गया। और इसके मुख्य सिद्धांत कौन कौन से थे? जो उदारवादी राष्ट्रवादी लोग थे, उदारवादी राष्ट्रवाद था, इसका मुख्य सिद्धांत था कौन कौन सा? तो पहला कि ये सामंती, पादरी तथा चर्च के खिलाफ थे। वहीं सामंत सब के बारे में बता रहे थे, जो जिसके पास रुपया पैसा था वो सब के खिलाफ थे। उसके बाद समाज में आर्थिक समानता लाना चाहते थे कि समाज में अमीरी गरीबी का कोई भेदभाव न रहे, आर्थिक आधार पर सब लोग एक समान रहे।
इस प्रकार का भावना लोगों के बीच जगाना चाहते थे और निजी संपत्ति की सुरक्षा पर बल देते थे। यह जो उदारवादी राष्ट्रवाद है ना, इसके तहत निजी संपत्ति की सुरक्षा पर बल दिया जाता था। यानी कि जो आपका पैतृक संपत्ति है, आपका बपौती संपत्ति है, आपका जो अपना संपत्ति है, पहले उसको तो आप लोग सुरक्षित करके रखिए। जिससे पहले क्या होता था, सामंतवादी चलता था, यानी कि जमीन अपना है, जमीन अपना बपौती है, लेकिन उस पर अधिकार किसका है भाई, तो सामंतों का है, राजा का अधिकार है। जमीन अपना है, पैतृक संपत्ति है, लेकिन अधिकार किसका है, तो राजा का है, सामंतों का है। तो उदारवादी राष्ट्रवाद के तहत यही बोला गया कि जो आपका निजी संपत्ति है ना, उसको आप सुरक्षित रखिए। अगर आपका निजी संपत्ति सुरक्षित रहेगा ना, तो फिर आप सुरक्षित रहिएगा। लेकिन अगर आपका निजी संपत्ति ही खतरे में पड़ जाए तो फिर आपको यहां रहने भी नहीं देगा, यहां से उखाड़ फेंकेगा। इसलिए पहले निजी संपत्ति को बचा करके रखिए। इसलिए यह उदारवादी राष्ट्रवाद के तहत क्या क्या कहा गया, तो सामंती, पादरी और चर्च इसके खिलाफ। दूसरा, समाज में आर्थिक समानता लाइए। और तीसरा, निजी संपत्ति की सुरक्षा पर बल दीजिए, निजी संपत्ति को बचाइए। अच्छा, इसी में एक चीज और था, आर्थिक उदारवाद। आर्थिक उदारवाद, इसमें हम आपको बता दिए कि आर्थिक समानता पर बल दिया गया और मुक्त व्यापार पर मुख्य रूप से बल दिया गया। किस चीज पर, मुक्त व्यापार पर। पहले क्या होता था कि जो व्यापार होता था उसमें टैक्स लगता था एक तो बहुत ज्यादा, और व्यापारी लोग व्यापार भी करते थे तो राजा के मन से करते थे। जो उस समय राज्य कर रहा है राजा, उसके मन से व्यापारी होता था। भाई तुम्हारा अनाज जो है ना, उसी व्यापारी के पास पहुंचना चाहिए। अगर उस व्यापारी के पास नहीं पहुंचा तो 10% ज्यादा टैक्स लगेगा। अगर तुम इस मार्केट में न जाकर के उस मार्केट में अपना सामान बेचोगे तो 20% ज्यादा टैक्स लगेगा। यानी कि राजा का मनमानी होता था, ठीक है ना, राजा का मनमानी होता था। राजा जैसे आपको कहेगा व्यापार करने के लिए, वैसे ही आप व्यापार करिए। अपना मन से चलिएगा तो राजा आपको जीने नहीं देगा, ठीक है ना। तो मुक्त व्यापार की मांग इन्होंने किया कि नहीं भाई, मुक्त व्यापार होना चाहिए। हम लोग अपने मन से व्यापार करेंगे ना, हम खुद व्यापारी हैं, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास नॉलेज है, तो फिर हम राजा के मन से क्यों व्यापार करें। हम न जानते हैं कि हमें कहां पर फायदा है, कहां पर हमें घाटा है, कहां पर नुकसान हो जाएगा, कहां पर हमें बेनिफिट आएगा, हम न जानते हैं, हम व्यापारी हैं, तो फिर राजा के मन से हम क्यों काम करें। इस प्रकार का भाव लोगों के मन में आने लगा, ठीक है ना, इस प्रकार का भाव। तो लोग कहे कि नहीं भाई, मुक्त व्यापार होना चाहिए। पहले राजा क्या करता था, ध्यान से आप लोग समझिएगा। पहले राजा क्या करता था, जैसे जितना भी किसान है, जैसे मान लिया जाए कि एक क्षेत्र में 100 किसान है, या फिर कह सकते हैं कि अगर 100 जमींदार है, तो राजा क्या करता था कि सभी जमींदार के पास जाता था, ठीक है ना, सभी जमींदार के पास जाता था और सबसे वसूलता था क्या, टैक्स, ठीक है ना। सभी के पास जाता था और सबसे लगान वसूलता था। भाई तुमको इतना लगान देना है, तुम्हारे पास 100 बीघा जमीन है, तुमको इतना लगान देना है, तुम्हारे पास 80 बीघा जमीन है, तुमको इतना लगान देना है। तुम इस साल क्या रोपे हो, अच्छा धान रोपे हो, इतना धान लगान के रूप में आ जाना चाहिए। इस प्रकार से लगान वसूला जाता था, ठीक है ना, इस प्रकार से लगान वसूला जाता था। तो लोगों ने कहा कि यह व्यवस्था खराब है भाई, यह व्यवस्था उचित नहीं है, इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। और सोचते सोचते एक संस्था बन गया। इस व्यवस्था के निराकरण के लिए ही एक संस्था बनाया गया, जिसका नाम पड़ा जॉल्वे राइन। ध्यान रखिएगा, व्यापारियों के लिए, मुख्य रूप से व्यापारियों के लिए यह संस्था बना, क्योंकि व्यापारी उस समय बहुत ज्यादा परेशान थे। तो व्यापारियों के लिए एक संस्था बना, जिसका नाम क्या पड़ा भाई, जॉल्वे राइन। जॉल्वे राइन का काम क्या था, तो यह मुख्य रूप से व्यापारियों के बारे में सोचता था, मुख्य रूप से व्यापारियों के बारे में सोचता था। पहले जो ऐसा नियम था कि राजा हर एक जमींदार के पास, हर एक किसान के पास जाकर के लगान वसूलता था, जॉल्वे राइन के तहत कहा गया कि राजा जी, आप तो राजा हैं, आप तो सम्राट हैं, आप लोगों के पास जाते हैं, उससे लगान वसूलते हैं, यह आपको अच्छा नहीं लगता है। ऐसा करिए कि हम सब में, जो हम 100 जमींदार हैं, हम सब में कोई एक हेड बन जाता है। हम सब में क्या होगा भाई, कोई एक आदमी हेड बन जाएगा, और यही एक आदमी, या फिर कह सकते हैं कि यह जो संस्था है हमारा, यह जो जालवेरिन हमारा संस्था है, इसके तहत हम 100 जमींदार से पैसा वसूल लेंगे। हम 100 जमींदार से पैसा, या फिर कह सकते हैं कि लगान वसूल लेंगे। और राजा जी को समझाया कि राजा जी, आपको जाने का जरूरत नहीं है, सब किसान के पास जो आप जाते हैं, आपका लेवल गिर जाता है ना, आप राजा हैं, आपको जाने का जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि हम 100 किसान जो है, जो 100 जमींदार है, सबसे लगान हम वसूल लेंगे,
और सबसे लगान वसूल करके आप तक हम पहुंचा देंगे, आप तक हम पहुंचा देंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप व्यापारियों को मुक्त छोड़ दीजिए, उनको अपने तरीके से व्यापार करने दीजिए ना। वो लोग अपने तरीके से व्यापार करेंगे, उनको फायदा ज्यादा होगा तो आपको लगान समय पर आ जाएगा। आप जिस तरीके से सब पर नियम कानून बना दिए हैं, वैसे में वो लोग स्वतंत्र होकर के व्यापार नहीं करते हैं, आपको लगान भी नहीं मिलता है समय पर। रोज व्यापारी टहलाते हैं, राजा जी आज नहीं हो पाया, कल आइए, परसों आइए, ऐसा नहीं होगा। समय पर आपको लगान पहुंच जाएगा, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। जॉल्वेर आइन के तहत ऐसा कहा गया। व्यापारियों के बारे में सोच रहा था कौन? यह संस्था, व्यापारियों के बारे में। अब राजा को लगा कि भाई बात तो सही कह रहा है, हम खुद जाते हैं सब किसान के पास, सब जमींदार के पास, टैक्स वसूलते हैं, हमें भी परेशानी होती है, तो क्या बढ़िया बात कह रहा है कि सबसे पैसा वसूल के तो पहुंचा देगा हमारे पास, तो इससे अच्छा और उपाय क्या हो सकता है, बहुत अच्छा बात है। तो राजा भी जो था ना वह खुश हो गया, कहा कि चलो भाई हमें शर्त मंजूर है, ठीक है ना, हम व्यापारियों से अब कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे, व्यापारी से अब तुम समझ लेना, लेकिन समय पर तुम हमारे पास लगान पहुंचा देना। इस प्रकार का बात हुआ। तो जॉल्वेर आइन परीक्षा में पूछता है कि जॉल्वेर आइन क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि जॉल्वेर आइन एक व्यापारिक संस्था है। क्या है? व्यापारिक संस्था है, जिसका गठन 1834 ईस्वी में हुआ था। जिसका गठन 1834 ईस्वी में किसने किया भाई? तो प्रसा ने। ठीक है, किसने किया? तो प्रसा ने किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये प्रसा कौन है? अभी जिसको आप जर्मनी बोलते हैं ना, अभी जिसको आप जर्मनी बोलते हैं, पहले इसी का नाम क्या था? तो प्रसा था। अभी जिसको आप जर्मनी बोलते हैं, पहले इसी का नाम था प्रसा। ठीक है ना। तो यह जो जॉल्वेर आइन संस्था है, इसका गठन 1834 ईस्वी में किसने किया था? तो प्रसा ने किया था। इसका मुख्य कार्य व्यापारियों के हितों का रक्षा करना था। व्यापारियों के हितों का रक्षा करना था। देखिए, कहा जाता है कि अगर किसी भी देश का विकास करना है ना, तो वहां के व्यापारियों पर, जो बिजनेसमैन हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर बिजनेसमैन न रहे किसी देश में, तो उस देश का विकास नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो बिजनेसमैन का रहना बहुत जरूरी है, इसलिए लोग बिजनेसमैन के बारे में सोच रहे थे, व्यापारियों के बारे में सोच रहे थे। ठीक है ना। तो यह जो जॉल्वेर आइन संस्था है, इसका गठन कब हुआ? तो 1834 ईस्वी में हुआ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि जॉल्वेर आइन संस्था का गठन कब हुआ? तो 1834 ईस्वी में। किसने किया? तो प्रसा ने किया। ठीक है ना। इसका मुख्य कार्य क्या था? तो व्यापारियों के हितों का रक्षा करना। इसका मुख्य कार्य था व्यापारियों के हितों का रक्षा करना। समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, चलिए। तो आप लोग यहां तक समझ गए बिल्कुल अच्छे तरीके से कि जॉल्वेर आइन क्या है। तो जॉल्वेर आइन एक व्यापारिक संस्था थी, जिसका गठन 1834 ईस्वी में किसने किया था? प्रसा ने। इसका मुख्य कार्य क्या है? व्यापारियों के हितों का रक्षा करना। और इस संस्था ने पूरे जर्मनी को आर्थिक रूप से एक कर दिया। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई यह जो जर्मनी को आर्थिक रूप से एक कैसे कर दिया, तो अब आप लोग जरा ध्यान से समझिए। जैसे यह संस्था बन गया, किसके लिए भाई? व्यापारी के लिए। तो व्यापारी तो सभी जगह से आते हैं। अब जैसे यह जर्मनी है, ठीक है ना, जर्मनी है, इसके उत्तर से भी व्यापारी आएंगे, इसके दक्षिण से भी व्यापारी आएंगे, पूर्व पश्चिम चारों तरफ से व्यापारी आएंगे। ठीक है ना। पहले क्या था कि दक्षिण जो इधर का व्यापारी था, इधर वाले व्यापारी को नहीं जानता था, उत्तर का व्यापारी पश्चिम वाले व्यापारी को नहीं जानता था, पश्चिम वाला व्यापारी पूरब वाले व्यापारी को नहीं जानता था। लेकिन इस जॉल्वेर आइन संस्था के कारण क्या हुआ कि चारों तरफ के व्यापारी एकजुट हो गए। चारों तरफ के व्यापारी एकजुट हो गए। इधर वाला व्यापारी इधर वाला व्यापारी के साथ बिजनेस कर रहा है, इधर वाला व्यापारी इधर वाला व्यापारी के साथ बिजनेस कर रहा है, यानी कि चारों तरफ के व्यापारी एक हो गए। और इससे क्या हुआ कि जर्मनी आर्थिक रूप से एक हो गया, सामाजिक रूप से एक नहीं हुआ, राजनीतिक रूप से एक नहीं हुआ, लेकिन यह जॉल्वेर आइन संस्था के कारण आर्थिक रूप से एक हो गया। तो समझ गए ना, जॉल्वेर आइन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। कम से कम 5-6 बार तो बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, कम से कम 5-6 बार पूछ चुका है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी यहां से क्वेश्चन उठाता है और सब्जेक्टिव में भी यहां से क्वेश्चन उठाता है। तो कुल मिलाकर के आपको इस पर थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो जॉल्वेर आइन के बारे में आप लोग अब समझ गए कि जॉल्वेर आइन एक व्यापारिक संस्था थी, जिसका गठन 1834 ईस्वी में प्रसा ने किया। इसका मुख्य कार्य क्या था? व्यापारियों के हितों का रक्षा करना, और यह पूरे जर्मनी को आर्थिक रूप से एक कर दिया। यहां तक तो आप लोग समझ गए। अब इधर नेपोलियन बोनापार्ट राज कर रहा था, वहां हम आपको बता रहे थे। नेपोलियन बोनापार्ट के मन में एक घमंड आ गया।
अभी ना हम आपको बताए कि वह सोचने लगा कि भगवान हमको इसी काम के लिए भेजा ही है कि हम पूरे धरती का विकास कर दें, पूरे धरती का हम उद्धार कर दें। तो जर्मनी के मन में, सॉरी, नेपोलियन के मन में ऐसा भाव आ गया और वह सोचने लगा कि जो फ्रांस के अगल बगल वाले इलाके हैं ना, जो फ्रांस के अगल बगल वाला इलाका है, हम उसका भी विकास करेंगे, ठीक है ना। और यह क्या किया कि बारी बारी से अगल बगल वाले इलाकों पर आक्रमण करना शुरू किया, ठीक है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है कि पहले यहां दूसरा राजा राज कर रहा है, इसको हराएगा, इस पर कब्जा करेगा, तभी ना इसका विकास कर पाएगा। तो यह सोचा कि अगल बगल वाला जो भी इलाका है ना, सब पर हम आक्रमण करके राज कर लेते हैं, उसके बाद जिस तरीके से हम फ्रांस का विकास किए उसी तरीके से हम यह सब का भी विकास कर देंगे, ठीक है। तो यह धीरे धीरे बहुत सारे क्षेत्रों पर आक्रमण करके कब्जा करना शुरू कर दिया। कब्जा करते 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 अंत में क्या हुआ, आप लोगों को हम बताते हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा। 18 जून 1815 ईस्वी को, 18 जून 1815 ईस्वी को यह क्या किया कि वाटरलू का युद्ध लड़ता है। 18 जून 1815 ईस्वी को ध्यान रखिएगा, 18 जून 1815 ईस्वी को यह वाटरलू का युद्ध लड़ा। 18 जून 1815 ईस्वी को यह किसका युद्ध लड़ता है भाई? तो वाटरलू का युद्ध लड़ता है, वाटरलू का युद्ध, वाटरलू का युद्ध। अब आप लोग सोचेंगे कि सर यह युद्ध कैसे हो गया? तो अभी ना हम आपको बताए कि यह धीरे धीरे करके अगल बगल वाले क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में यह रूस पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया? रूस पर। रूस पर जब आक्रमण किया, आप लोग जानते हैं कि रूस तो शक्तिशाली था, और ऊपर से क्या हुआ, देखिए, जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, ऐसा वाला कहावत है, इसके साथ हो गया। यह तो सोचा कि रूस अकेला है भाई, रूस पर हम आक्रमण करके कब्जा कर लेंगे, लेकिन रूस का साथ देने लगा कौन? ब्रिटेन, जिसको हम लोग इंग्लैंड कहते हैं। रूस का साथ कौन दे दिया भाई? ब्रिटेन दे दिया। इसके अलावा और रूस का साथ कौन दे दिया? ऑस्ट्रिया दे दिया। ऑस्ट्रेलिया मत सोच लीजिएगा, ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया दे दिया। यानी कि 3 4 5 राष्ट्र रूस का साथ देने लगा। अब बताइए, एकता में तो बल होता है। यह बेचारा अकेला पड़ गया कौन? नेपोलियन बोनापार्ट, और इधर से रूस भी हो गया, ब्रिटेन भी हो गया, ऑस्ट्रिया भी हो गया, प्रसा भी हो गया, हंगरी भी हो गया, यानी कि 4 5 राष्ट्र मिल गया। और इसका परिणाम क्या हुआ? कि परिणाम हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट हार गया। नेपोलियन बोनापार्ट क्या हुआ भाई? हार गया। देखिए, यह जो नेपोलियन बोनापार्ट साहब थे ना, वाटरलू के युद्ध में हार जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर युद्ध का सीन है, युद्ध हुआ, बड़ा भयानक युद्ध हुआ, बड़ा घनघोर युद्ध हुआ, ठीक है ना। क्योंकि नेपोलियन भी तो कम शक्तिशाली नहीं था, इसके पास भी अपार सेना था, लोग इसके सपोर्ट में थे। जिधर कहते थे, कह रहे भाई इस पर आज कूच कर जाना है, तो चलो भाई आक्रमण करके लूट ही लेना है। एक इशारे पर, नेपोलियन के एक इशारे पर लोग मरने के लिए तैयार हो जाते थे। इतना यह लोगों में जोश और जज्बा भर दिया था। तो रूस के खिलाफ बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई, और रूस के खिलाफ लड़ाई में यह बेचारा हार मान करके आत्मसमर्पण कर दिया, हाथ खड़ा कर दिया कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम हार मानते हैं। हार मान गया, और जानते हैं हार मानने के बाद इसका क्या परिणाम हुआ? इसको एक टापू पर भेज दिया। इस टापू का नाम था संत हेलेना, ठीक है ना। एक टापू पर भेज दिया। टापू किसको कहते हैं? चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और बीच में एक थोड़ा सा जगह है। देखिए, जैसे यह वाला चारों तरफ से समुद्र है और बीच में एक पहाड़ी जैसा थोड़ा सा क्षेत्र है। इसी क्षेत्र पर भेज दिया किसको? तो नेपोलियन को, और कहा कि जाओ, जा करके सड़ते रहो वहीं पे। तो संत हेलेना, चारों तरफ से अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ एक क्षेत्र है, यहाँ पर जो है क्या? संत हेलेना। और इसी टापू पर इसको बंदी बना करके भेज दिया, ठीक है। बंदी बना करके नेपोलियन बोनापार्ट को संत हेलेना नामक टापू पर भेज दिया। अब बताइए आप लोग कि जब टापू पर भेज दिया, न वहां बढ़िया खाने के लिए मिलेगा, न पीने के लिए मिलेगा, चारों तरफ से समुद्र है, कहीं भाग भी नहीं सकता है, तो बेचारा कितना दिन जिंदा रहेगा? मुश्किल से यह 6 साल जिंदा रहा। कितना साल जिंदा रहा? तो 6 साल जिंदा रहा, और 6 साल के बाद यह टापू पर ही मर गया। नेपोलियन टापू पर ही मर गया। तो यह कहानी आप लोग समझ गए नेपोलियन के बारे में। चलिए, परीक्षा में किस तरीके से पूछेगा? परीक्षा में इस टॉपिक को कहते हैं रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना। यानी जब नेपोलियन मरा तो फिर से उसी का शासन आ गया। किसका? लुई का, यानी बुर्बो राजवंश का। तो
क्योंकि जब बुर्बो राजवंश खत्म हुआ था तो नेपोलियन एंट्री किया था, और जब नेपोलियन मरा तो फिर से बुर्बो राजवंश का शासन आएगा, अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो वाटरलू के युद्ध के बारे में हम आपको बताएं कि वाटरलू का जो युद्ध है यह 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया? तो 18 जून 1815 ईस्वी में, और नेपोलियन का यह अंतिम युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध के बाद तो नेपोलियन हार गया, बेचारा को टापू पर भेज दिया, बंदी बना करके मर गया। तो नेपोलियन का यह अंतिम युद्ध था, और इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ रूस था, ब्रिटेन था, प्रसा था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, जो कि अभी हम आपको यहां पर बताए, अभी ना हम आपको बताए, एक तरफ रूस था, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, प्रसा, और एक तरफ फ्रांस अकेले था जिधर से नेपोलियन लड़ रहा था। इस युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा उसे एक कैदी के रूप में सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया गया, जहां 52 वर्षों की आयु में 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 52 वर्षों की आयु में 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 1804 में बेचारा राजा बना था। कब बना था राजा? 1804 ईस्वी में, और मृत्यु कब हो गया? 1821 ईस्वी में, ठीक है ना। मतलब कितना साल राजा बन करके रहा बताइए तो? 16 4 20 होता है ना, 17 4 21 होता है, 17 साल राजा बना। 17 साल यह राजा का जिंदगी बिताया, युद्ध लड़ा, और अंततः क्या हो गया? यह हार गया, और उस टापू पर ही क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। संत हेलेना नामक जो टापू था, उस टापू पर ही क्या हुआ भाई? तो नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो गई। तो अगर आपसे पूछता है कि वाटरलू का युद्ध क्या है, इसके बारे में लिखें, तो अब आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? वाटरलू के युद्ध के बारे में अगर आपसे पूछ दे तो आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, चाहे लघु उत्तरीय में पूछ दे या फिर दीर्घ उत्तरीय में पूछ दे, आप लोग तो अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि वाटरलू का युद्ध क्या है, ठीक है ना। एक बार फिर से हम बता देते हैं, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया था, और नेपोलियन का यह अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ रूस, ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया और हंगरी थी। ध्यान रखिएगा कि यह सब जो राष्ट्र है ना, इसको मित्र राष्ट्र बोला जाता था, क्योंकि सब लोग आपस में एक साथ मिल गए थे और मिल करके लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए यह सभी राष्ट्र को क्या बोला जाता था? मित्र राष्ट्र बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मित्र राष्ट्र। तो अगर आपसे पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश शामिल था या फिर कौन कौन सा राष्ट्र था, तो रूस था, ब्रिटेन था, प्रसा था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, ठीक है ना। मित्र राष्ट्र में यह सब आते थे, ठीक है ना। तो इस युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा उसे एक कैदी के रूप में सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया गया, जहां 52 वर्षों की आयु में 1821 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इसकी मृत्यु हो गई कब? 1821 ईस्वी में। अब फिर से यहां से एक खेल शुरू होता है, फिर से यहां से एक खेल शुरू होता है। खेल कौन करता है भाई? तो अब खेल करता है यह जो ऑस्ट्रिया है ना, यहाँ का राजा था जिसका नाम था मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक। ध्यान रखिएगा, यह जो ऑस्ट्रिया है जो मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ रहा था, यहाँ का राजा था जिसका नाम था मेटरनिक। अब यह खेल शुरू करता है। मेटरनिक ही जो मेटरनिक था, यह भी उसी तरह का राजा था। किस तरह का? लुई 16वां के तरह का। देश का विकास नहीं करना है, सिर्फ शासन करना है, ठीक है ना। तो मेटरनिक भी घोर प्रतिक्रियावादी राजा था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया का चांसलर था, या फिर कह सकते हैं चांसलर को ही प्रधानमंत्री कहते हैं। तो ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री कौन था? मेटरनिक था। तो जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया, नेपोलियन बोनापार्ट मर गया, तो अब कहा गया कि भाई राजा तो मर गया, वो विकास का काम किया था या अब मर गया, अब क्या होना चाहिए भाई? तो चूंकि फ्रांस से हमारा युद्ध हुआ है, यह सब मिलकर के बोला, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और हंगरी सब मिलकर के बोला कि फ्रांस से हमारा युद्ध करने में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, यह सबका भरपाई कौन करेगा? यह सबका भरपाई कौन करेगा? हमें न्याय चाहिए। सब लोग बोलने लगे कि हमें न्याय चाहिए, ठीक है ना। और इसी न्याय को लेकर के वियना में एक संधि हुई। कहां में? वियना में। वियना में एक समझौता हुआ, किसके किसके बीच में? तो फ्रांस के बीच में और रूस, ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी के बीच में। यानी कि एक तरफ फ्रांस और दूसरे तरफ मित्र राष्ट्र वाले लोगों के बीच में एक समझौता हुआ कि बहुत नुकसान दिया है फ्रांस हमारा, ठीक है ना।
पहले ऐसा एक नियम था कि अगर युद्ध हुआ और युद्ध में कोई राष्ट्र हार गया तो हारने वालों के साथ समझौता होता था कि तुम्हारे ही कारण हुआ है भाई, अब जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ, लोगों के दिखाने के लिए सिर्फ कि हम समझौता कर लिए। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं था। वास्तव में जो हारता था उसको बहुत ज्यादा लोग सताते थे, बहुत ज्यादा, तुम्हारे कारण ही हुआ है, सब भरपाई तू करेगा, जितना हमारा नुकसान हुआ है सब तू भरेगा, इस प्रकार का बात होता था। और इसी सब बात को लेकर के एक समझौता रखा गया कि फ्रांस के बीच में तो समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि नेपोलियन यहाँ बहुत तरह का काम किया है भाई, बहुत गड़बड़ सड़बड़ भी काम किया है, ठीक है ना, बहुत अच्छा भी काम किया है। लेकिन जो अच्छा काम किया है उसको भी गड़बड़ बना रहा था कौन? ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री मेटरनिख, क्योंकि खुद बहुत ही ज्यादा घोर प्रतिक्रियावादी था। तो घोर प्रतिक्रियावादी आदमी था, यह विकास करना बिल्कुल नहीं चाहता था। इसका कहनाम ही था कि शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई मत करो। मेटरनिख का कहनाम था कि शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई बिल्कुल मत करो। और जब समझौता हुआ तो इसी को अध्यक्ष बना दिया। वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई, ध्यान रखिएगा, वियना की संधि कब हुई? 1815 ईस्वी में। क्योंकि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में ही हुआ था। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में ही हुआ था। भले ही हमारा 1821 में, लेकिन इसका शासन कब खत्म हो गया था? 1815 में ही खत्म हो गया था, क्योंकि वाटरलू का युद्ध 1815 में ही हुआ। तो जब वाटरलू का युद्ध खत्म हुआ उसके बाद समझौता हुआ, तो समझौता भी उसी वर्ष हुआ, 1815 में ही। ध्यान रहेगा ना, जिस वर्ष वाटरलू का युद्ध हुआ, जिस वर्ष नेपोलियन हारा, उसी वर्ष क्या हुआ? वियना समझौता हुआ, वियना समझौता। और ध्यान रखिएगा, वियना संधि का अध्यक्षता किसको मिल गया? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख को मिल गया। अब बताइए आप लोग खुद सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो जनता की भलाई नहीं करना चाहता हो, अगर वह सम्मेलन का अध्यक्ष रहे तो वह क्या न्याय करेगा? जनता के हित में तो कभी न्याय नहीं करेगा, इतना तो कन्फर्म है। जनता के विरोध में ही न्याय करेगा, यह तो कब बात कन्फर्म था। तो मेटरनिख को बना दिया राजा। अब यह क्या करेगा भाई? तो वैसा ही काम किया। क्या काम किया? वैसा ही काम किया। तो कौन कौन सा काम किया? और यह जो समझौता हुआ था, वियना समझौता, यह क्यों हुआ था? इसका रिजल्ट क्या निकला? इसमें कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए? सबको समझाने में बहुत समय लग जाएगा, कम से कम आधा घंटा से ऊपर समय लग जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अब इस टॉपिक को अगले क्लास में अच्छे तरीके से समझाया जाए कि वियना समझौता क्यों हुआ, इसकी उपलब्धि क्या क्या हुई, इस समझौता में क्या क्या मुख्य फैसला लिया गया, सब कुछ हम आपको अब अगले क्लास में बताएंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। यानी पहले क्लास में लुईस सोलहवां का अंत हुआ था, उसके बाद हम समाप्त कर दिए थे। दूसरे क्लास में नेपोलियन का अंत हुआ, क्लास समाप्त कर दिए। अब तीसरा क्लास में फिर से एक नया शासन शुरू होगा, लुई 18वां का, ठीक है ना। फिर से बुर्बो राजवंश आएगा, क्योंकि बुर्बो राजवंश पहले से राज कर रहा था, बीच में नेपोलियन घुसा था, नेपोलियन मर गया, तो फिर से कौन घुसेगा? बुर्बो राजवंश घुसेगा, ठीक है ना। फिर से बुर्बो राजवंश का शासन होगा। और जिस तरीके से लुईस सोलहवां को हटा करके, जिस तरीके से लुईस सोलहवां को हरा करके नेपोलियन राजा बना, अब फिर से लुई 18वां को हरा करके क्या बनेगा? लुई 18वां को हराने में मेजनी का अहम योगदान रहेगा, मेजनी का, ठीक है ना। तो कहानी चलते रहेगा, कहानी बड़ा जबरदस्त है यार, बस आप लोग पढ़ते रहो ना, बड़ा मन लगेगा पढ़ने में, ठीक है ना। तो आज नेपोलियन का अंत हो गया, आज यहीं पे हम कहानी को समाप्त करते हैं। अब अगले क्लास में हम बेहतरीन रूप से पढ़ाएंगे कि वियना की संधि क्यों हुई, क्या क्या उपलब्धि हुई, मेजनी का योगदान, मेटरनिख कौन था, सब कुछ हम आपको अब अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। मेटरनिख के बारे में भी, मेटरनिख काल, मेटरनिख काल क्या है इसके बारे में बताएंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछता है कि मेटरनिख काल से आप क्या समझते हैं। तो यह सब कुछ हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। अगला क्लास में आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि अगला क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है अगला वाला जो क्लास है, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगला क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो चलिए आज का यह क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। लेकिन कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि आज का यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा। जितने सारे भी अभी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सभी लोग नीचे कमेंट करेंगे, लाइव चैट में नहीं। जहां पर अभी आप लोग कमेंट कर रहे हो, यहाँ पे कमेंट नहीं, नीचे कमेंट में आकर के आप लोग कमेंट करिए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। जितना बेहतरीन आप लोग लिख सकते हो ना, लिख दो।
क्योंकि पढ़ करके हमारा मन खुश हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग लिखो नीचे कमेंट में आकर के कि हाँ सर, आपका पढ़ाने का तरीका, यह क्लास हमें कैसा लगा। उम्मीद रहेगा, इंतजार रहेगा आपके सुंदर सुंदर कमेंट का। ठीक है ना? चलिए अभी आप लोग जाइए नीचे, फटाफट से एक कमेंट टाइप करिए। ठीक है? और एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे कि जो नए स्टूडेंट हैं, अभी भी समय है, आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्लास था, पढ़ाने में मजा आ गया, आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आया होगा। तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।